चुनाव में तो समय है, फिर ये हैदराबाद तेलंगाना ये अभी से अमित शाह क्यों उतर गए, क्या वजह है? पहली बात तो मुझे लगता है ये स्पष्ट कर देना चाहिए, मैं सारे देश को और तेलंगाना के जो निवासी हैं उनको बोलना चाहूँगा, जो आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है उन सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैदराबाद मुक्ति दिवस जिसकी बहुत लंबे वक्त से मांग चल रही थी, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला, रजाकारों के डर से हो सकता है कि वो इस कदम में आगे ना बढ़ा पाए हों, वो आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ पर जा कर के तेलंगाना हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं वहाँ की जनता को दी। हैदराबाद मुक्ति दिवस के ऊपर एक बहुत विस्तार से, जिसे कहा जा सकता है कि देश की जनता को, वहाँ के युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे करके बताने की कोशिश की कि हमें इसके ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए। अरे अभी से मुस्कुराने लगे। इतने बड़े संघर्ष के बाद जो तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, इतने बड़े संघर्ष के बाद, संघर्ष मतलब संघर्ष तेलंगाना की जनता का भी संघर्ष, नहीं, बार-बार इस मांग को रखा था। एक सेकंड, मैं आप ही के जो मैं कहने जा रहा हूं शायद आपको सूट करेगा। ये तो फैक्ट है कि हैदराबाद को आजाद कराने के लिए बाकायदा सशस्त्र युद्ध हुआ था। इसमें क्या है? इसमें तो कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी पैनलिस्ट इस बात को डिस्प्यूट करेगा। सशस्त्र युद्ध तो हुआ था। तो आपको लगता है इसीलिए उसे लिबरेशन डे या मुक्ति दिवस कहना सही है? वो वैसे कह रहे हैं भैया इसको इंटीग्रेशन डे कहिए। अगर इंटीग्रेशन डे होता तो 300 लोगों को कुएं के अंदर जिंदा ना जलाया जाता, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उनको आग ना लगाई जाती। अगर आप ये कहते हैं कि वो लोग जुड़ना चाहते थे भारत के साथ, तो महिलाओं के साथ इस तरीके का अपमान ना होता, रंगपुरम और लक्ष्मीपुरम में इतने बड़ा कत्लेआम ना होता, ऐसा महिलाओं का अपमान ना हो पाता, इतनी भारी संख्या में लोगों की जान ना जाती। और आप ये देखिए, मैं तो बताना चाहता हूं कि सुंदरलाल समिति नेहरू जी ने ही बनाई थी। नेहरू जी ने इस समिति में जो बताया गया वो ये बताया गया लगभग 30 से 40 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। कौन थे मारने वाले, किन्होंने मारा था? वो रजाकार थे, निजाम के आदमी थे, वो कौन लोग थे? किसी ने तो कत्लेआम किया वहां पे ना। ये अचानक क्यों उठा लिया आपने मुद्दा? ये देखिए, ये तेलंगाना साउथ में आपको उम्मीद दिखने लगी, मुझे लगता है 19 में जो आंकड़े आए थे, उसके बाद तेलंगाना में जो आंकड़े आए, 4 सीटें आपने वहां जीत ली, उसके बाद से आपको लगने लगा कि यहां स्कोप है, इसमें घुस जाना चाहिए। देखिए, जब आप तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं ना, तो अपने आप वहां पर यह एहसास होना शुरू हो जाता है जनता को कि ये मेरा प्रदेश है। आप ये देखिए, अगर मैं आंकड़ा भी बताऊं आपको, तो आप देखिए तेलंगाना के अंदर ही लगभग 81% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर लगभग 12% लोग राज करते थे। निजाम 12% की आबादी के साथ उनके ऊपर राज करते थे। उस 12% की आबादी के हिसाब से आज भी तेलंगाना के अंदर हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाया जा रहा है। मतलब 12% लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक सरकार कर रही है, वहां पर 12% लोगों के हिसाब से अपनी सरकार को चलाया जा रहा है। तेलंगाना में जो लोगों ने अपने सैक्रिफाइस चुनी हुई सरकार है, अपनी राजीव चुनी हुई सरकार है, वोट लेके आई है, ऐसे मत कहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 12 ये उम्मीद बहुमत लेके आई है ये तेलंगाना की जनता को उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार 12% की होकर के रह जाएगी। उन्हें उम्मीद थी ये सरकार पूरे तेलंगाना की होगी, तेलंगाना के संघर्ष को कहीं ना कहीं अपनी जगहों पर एक सम्मान देगी, राज्य के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन देगी, उनके लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके नाम देगी, ये बताएगी। अच्छा जाने अनजाने अच्छा वो देखिए, लोग थे जिन्होंने अपनी जान तेलंगाना संघर्ष के अंदर गंवाई। राजीव एक सेकंड, देखिए आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। नहीं, तेलंगाना सुनिए ना, मैं वही बता रहा हूं। इससे लगता है, ये आंकड़ा लाइए जरा ऊपर, तेलंगाना का लोकसभा और विधानसभा का। राजीव, इसका मतलब पार्टी में अंदर पूरी तरह से अब प्रवक्ताओं को भी ये बताया जा रहा है कि भैया पूरी तैयारी के साथ जाओ, तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए, ये जो आंकड़ा है, 4 सीटें आपने पिछले चुनाव में तेलंगाना में निकाली थी 17 में से। ये आंकड़ा मुझे लगता है अब ये 24 आते आते ये आंकड़ा घूमेगा आपके पार्टी के नेताओं के जहन में, आपके जहन में, और इसीलिए अब तेलंगाना को आप बीजेपी की स्कीम में बहुत अहम मानने लगे हैं। ये 4 का आंकड़ा कहां तक जाएगा? देखिए मानक, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये केसीआर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां पे एक पति, एक बीबी और एक उनका लड़का और तीसरा जिनको एक्सेस देते हैं ओवैसी साहब, ये 4 लोग बैठकर निर्धारित नहीं कर सकते तेलंगाना की राजनीति को। ये तेलंगाना की जनता ने निर्धारित करना है। तेलंगाना की जनता जिसने सैक्रिफाइसेस किया उन्हें निर्धारित करना है। तेलंगाना की जनता जिनका अपमान किया जा रहा है, कितनी सीटें जीत लेंगे? बार-बार कितनी जीत लेंगे राजीव? अब मुझे लगता नहीं है, मैं तो इस बार 24 मैंने तो आपको बहुत ज्यादा आबादी बता दी है जिसका रिप्रेजेंटेशन सरकार कर रही है। 12% मैंने गलती से बोल दिया आपको, शायद मुझे लगता नहीं अब 2% भी लोग ऐसे होंगे तेलंगाना के अंदर जो इस सरकार के साथ
बावजूद उसके जब देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने आज इसको बहुत स्पष्ट किया कि इतने बलिदानों के बाद आप लोग डरते हैं 88 सीटें जीत के वो आए हैं। बलिदानों के बाद 88 टीआरएस ने जीती है। विधानसभा का आंकड़ा भी दिखा रहा हूं, ये देखिए 19 कांग्रेस को मिली है, एआईएमआईएम को 7 मिली है, आपको 1 सीट मिली थी असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना में। तो इतनी उम्मीद क्यों है आपको कि वो 2% हैं या 15% लोग भी उनके साथ नहीं है? मैं 12%, आप मेरे को खुल के बोलना पड़ेगा क्या हमारे भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? ये रजाकारों पर ये तो वोट लेके आए, 88 सीटें लेके आए। ये रजाकारों की सरकार है, ये तेलंगाना की जनता की सरकार कितनी नहीं जीत लेंगे है। बताइए ये ना, रजाकार कुछ आइडिया तो बताइए। ये उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही है जिन लोगों ने पेट्रोल डाल के 300 लोगों को जिंदा जलाया। 17 में से कितनी जीत लेंगे इस बार? 24 में 17 में महिलाओं के अंक काटे थे। 24 के इलेक्शन में 17 में से कितनी जीत लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तेलंगाना का बच्चा जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तेलंगाना की जनता जुड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में तेलंगाना की जनता को एहसास हो गया है कि सरकार हमारे साथ कितनी अच्छा, और बाकी साउथ के राज्य? हमारे तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका देखिए आप हमारे पास ही है। कर्नाटका तो आपका गढ़ रहा है, केरला में भी आप इस बार देखिएगा, तमिलनाडु और केरला के अंदर बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस करने वाली है, क्योंकि भ्रष्टाचार का एहसास केरला की जनता को भी हो चुका है। केरला के अंदर भी आपने देखा भ्रष्टाचार किस लेवल पर चला गया। वो भ्रष्टाचार तमिलनाडु में भी हो गया है। वो वंशवाद तमिलनाडु की जनता ने भी देख लिया। ये पूरे साउथ के लोगों ने, देश के लोगों ने एहसास कर लिया। दानिश कुरैशी, उसके बाद मैं तुम्हें आ रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।